पहुंच गए हैं पीजीबीपी पर। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने चैप्टर्स प्रॉपरली अच्छे तरीके से कवर करके चल रहे हो। अभी हमने हाउस प्रॉपर्टी और अपना सैलरी वाला कंटेंट जो है, दो बड़े हाथी, अच्छे हाथी हमने कवर करे हैं। अब सबसे बड़े हाथी और सबसे बड़े चैप्टर की तरफ दोस्तों हम चल रहे हैं। दैट इज व्हाट पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, पीजीबीपी और कैपिटल गेन कंटेंट के बारे में अगर हम देखें, कंटेंट के मायने में देखें, तो यूजुअली बाकी चैप्टर से काफी ज्यादा बड़े हैं। ओके, तो चलिए इसका जो शुरू है कंटेंट करते हैं, और ऑब्वियसली प्रॉपरली करते चलिएगा। ओवरव्यू हम हर एक मेजर पॉइंट्स का लेंगे, और आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर रेज होता है तो डेफिनेटली उसको भी बताइएगा। ओके, तो जैसे हमने सेक्शंस की बात करी थी कि पहले एक बार सेक्शंस को ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सैलरी के करे, हमने पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी के करे। तो पहले मैं दोस्तों आपको इसके सेक्शंस का ओवरव्यू दे देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि पीजीबीपी जो है वो हमारा सेक्शन 28 से लेकर 44 तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेजर 17 सेक्शंस इसके अंदर हैं। हालांकि सारे इसमें नहीं पढ़ने होते, एक दो इसमें से आपका नहीं पढ़ने हैं, और एक दो तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 28 से लेकर जब मैं 31 की बात करूंगा और 38 की बात करूंगा, ठीक है, ये बड़े सिंपल से हैं। तो अभी स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही आपका टॉपिक जो है इसमें कवर हो जाएगा। तो बड़े सिंपल से हैं, 28, 31, 38 जो है स्टार्टिंग में कवर हो जाएंगे। मेजर जो सेक्शन इसमें आएंगे वो है सबसे पहले आपका सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन वाला। अब दोस्तों डेप्रीसिएशन का जो कंटेंट है पीजीबीपी में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट कंटेंट सबसे ज्यादा लंबा किसका है? डेप्रीसिएशन का है। तो मैंने ये प्लान करा है, अगर डेप्रीसिएशन में आपको इस क्लास में कराने लग गया तो ये फिर सारा का सारा मैराथन डेप्रीसिएशन पर ही चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन का आपको ओवरव्यू दूंगा। एक हो सकेगा तो डेप्रीसिएशन की कंप्लीट क्लास जो है वो मैं आपकी चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी कवर कर सकते हैं। हालांकि रिसेंटली अभी लाइव सेशन कंडक्ट हुआ था, तो उसमें हमने डेप्रीसिएशन का कंटेंट जो है पूरा का पूरा किया था, बट ऑल दो हो सका तो रिकॉर्डिंग ही मैं डाल दूंगा। ओके, नाउ ये सेक्शन 32 की बात हुई। उसके बाद आपका जो उसमें मेजर सेक्शन आएंगे वो 33 के आएंगे, जिसमें आपका जो हम साइट रिस्टोरेशन प्लान की बात हम करते हैं, लाइसेंसिंग की बात करते हैं, टी रबड़ कॉफी के बिजनेस को मैनेज करने की बात करते हैं। सेक्शन 33। ओके, तो मैंने क्या करा था, बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है आपका सेक्शन 33 वाला, ये यूजुअली एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है। तो मैंने अपनी मेन जो क्लासेस है हमारी, उसमें एक क्लास जो है सेपरेटली इसी सेक्शन को डेडिकेटेड कर दी थी। ओके, तो वो यहां पर ऐड कर दी जाएगी, आपको बस वो देखना है। इस बात की गारंटी है कि उस क्लास को देखने के बाद आपको इस वाले पोर्शन में और कोई डाउट नहीं रहेगा। आपका उस एक घंटे भी की भी सेक्शन वो नहीं बनेगा, उससे कम में ही आपके ये मेजर हेडिंग जो है, 3 अलग अलग सेक्शन इसके अंदर आएंगे, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ओके, फिर आएगा हमारा सेक्शन 35 इसके अंदर मेजर सेक्शन है। ठीक है, और 35 के बाद अगर मैं मेन कंटेंट की बात करूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो सेक्शन 40 और 44 रहेगा। ओके, सेक्शन 40 में हम 10,000 के पेमेंट वाली की बात हम डिटेल में करेंगे, और जो पार्टनरशिप अगर है उसमें पार्टनर्स को कितनी सैलरी, कितनी कमीशन परमिटेड होती है, उसकी कैलकुलेशन, और सीरीज ऑफ 44, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारा मेन कंटेंट है। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरव्यू है। सेक्शन 36, 37 बड़े सिंपल से हैं, सिंपल से नोट्स हमें उसमें याद रखने होते हैं। 43 हमारा एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए है, दैट्स इट। तो बाकी जो मेन है, बेसिकली एग्जाम में बहुत ज्यादा पढ़ने की बहुत जरूरत होती है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो वो मैंने आपको बताया। 32, एक आपका 35, एक 40 और 44, ये 4 मेजर सेक्शन है पीजीबीपी के। ओके, चलो फिर कंटेंट को शुरू करें अपना। सबसे पहले तो चार्जिंग सेक्शन की तरफ ही आ जाता है। चार्जिंग सेक्शन ऑब्वियसली क्या कि भाई गवर्नमेंट जो है अपना एक राइट लेके चल रही है कि आपकी स्पेसिफिकली कोई भी इनकम अपने बिजनेस से, प्रोफेशन से होगी, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। कंप्यूटेशन उसकी पीजीबीपी के प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो लॉज है, जो सेक्शंस है, उसके हिसाब से होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कि भाई आपका पीजीबीपी में क्या क्या टैक्सेबल होता है, इसमें एक लाइन जरूर ध्यान देंगे सेक्शन 28 में कि जो लिस्ट है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैराथन के हिसाब से काफी शॉर्ट करी है मैंने, ताकि जल्दी जल्दी आपकी यहाँ पे रिवीजन हो सके। यहाँ पे एक सेंटेंस जो मेजरली लिखा हुआ है वो ये कि द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यही नहीं है, मैंने 5-6 पॉइंट जो लिखे हैं, जो बेसिकली सेक्शंस में लिखे हैं, यही नहीं है। इसके अलावा भी अगर किसी अलग नेचर की इनकम अराइज होती है तो लॉस के अकॉर्डिंगली उसको भी पीजीबीपी की इनकम ट्रीट करा जा सकता है।
खैर हमारे पास लिस्ट कौन सी है, अपना आपका कोई मेन बिजनेस एंड प्रोफेशन है उससे होने वाला प्रॉफिट या गेन। एक्सपोर्ट इंसेंटिव वगैरह, बेसिकली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें ये इंसेंटिव निकल के आते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रिक्विजिट, आप किसी बेनिफिट को, किसी प्रॉफिट को, किसी भी इनकम को आप कह लीजिए प्रॉफिट या गेन का नाम नहीं दे रहे, उसे किसी और नेचर का बता रहे हैं, लेकिन हो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से रही है, वो भी आपका पीजीबीपी में ट्रीट होगी। ओके, ये इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, मैंने आपको बताया अभी कि ये पार्टनरशिप है, ये एक पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप का प्रॉफिट है। मैं और आप इसमें जो है पार्टनर हो। हम जितना प्रॉफिट हुआ सारा का सारा, सारा का सारा क्या अपने आप को सैलरी के रूप में दे सकते हैं? भाई मैंने और आपने मिलकर 500 रुपए कमाए, हमने 250-250 बांट लिए सैलरी के नाम पे। आप पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग आपने देखी होगी पहले, तो प्रॉफिट हुआ 500, हमने बांट लिए 250-250। क्या ये अलाउड है या नहीं है? क्या ये अलाउड है या नहीं है कि सारा का सारा प्रॉफिट सैलरी कमीशन के रूप में आप पार्टनर्स को दिखा दो? तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन 40B में अभी हम पढ़ेंगे। तो जितना अलाउड होगा, मान लो इतना अलाउड होता है, ये वाला पोर्शन जो ये अलाउड होता है कि इतना दिखा सकते हो, 500 में से 300 रुपए दिखा सकते हो सैलरी के, तो ऑब्वियसली जो बाकी पोर्शन है वो बिजनेस की इनकम माना जाएगा, भले ही आप उसको बांट लो लेकिन उस पर टैक्स लगेगा। ओके, ठीक उसी तरीके से आगे और बाकी से नॉन कॉम्पिटेंस फीस, ये भी होती है बिजनेस ना चलाने के लिए, किसी स्पेसिफिक रूट पर, स्पेसिफिक प्लेस पर अपना बिजनेस ना चलाने के लिए जो राइवल्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एक अमाउंट पे करते हैं, वो एक जो रेम्यूनरेशन है वो पे करते हैं, वो भी बिजनेस की इनकम माना जाएगा। और आप किसी के तहत, किसी बिजनेस के तहत, किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत की मैन है, चाबी वाले आदमी है? चाबी वाले आदमी, चौकीदार नहीं, मेन है, डायरेक्टर की पोस्ट पे है या वहां पे एक्सपर्टीज के रूप में काम करते हैं और वहां से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर आपका क्या नाम है, पीजीबीपी। हालांकि कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने सैलरी में भी डिस्कस किया था, वहां पर भी अगर किसी इंप्लॉय को एज अ की मैन, एज इंपॉर्टेंट पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, एक अलग से रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो सैलरी में आएगा। एक बिजनेस के लहजे से मिलेगा तो वो आपका पीजीबीपी में आएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी लिस्ट हमारी यहाँ पे। सेक्शन 145 ये मोड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है, तो नॉलेज के लिए मालूम हो जाना अभी जरूरी है। बेसिकली क्या है कि हम अपना जो बिजनेस है उसकी जो कंप्यूटेशन है, उसकी जो हैंडलिंग है, बेसिकली चाहे हम पीजीबीपी की बात करें या अदर सोर्सेस की बात करें, तो दो तरीके होते हैं कंप्यूटेशन करने के। आपको अपनी बुक्स मेंटेन करनी है ना, तो दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्रूवल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। जो ये सारे के सारे कोर्सेज आप पढ़ रहे हो, आप सीए की बात करो, सीएमए की बात करो, सीएस की बात करो, ग्रेजुएशन की बात करो, है ना, 11th-12th की बात करो, हमने जो सारी की सारी अकाउंटिंग सीखी है ना, वो बेसिकली एक्रूवल बेसिस पर सीखी है। आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एक्रू, इन सब बेसिस पर सीखी है और यूजुअली कंपनीज में यही फॉलो होता है। कंपनियां चाहें तो कैश बेसिस सिस्टम जो है वही फॉलो कर सकती है, कितना पैसा आया कितना गया उसकी अकाउंटिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या नाम है, फ्रीडम होती है कंपनीज के पास, लेकिन जैसा मैंने बताया मोस्टली एक्रूवल बेसिस ही फॉलो होता है। एंड आप इन दोनों में से, कंपनी इन दोनों में से, फर्म इन दोनों में से कोई भी बिजनेस जो है कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन एक ये रिक्वेस्ट रहती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, कि कोई भी मेथड आप फॉलो करो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना। ऐसा नहीं कि इस साल अक्रूवल अगले साल फिर कैश लगा दिया, फिर अक्रूवल फिर कैश लगा दिया, ऐसे नहीं। चेंज करना कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट को शक नहीं होना चाहिए, एक तरह से ये बात है। ये यहां पर आ जाता है दोस्तों हमारा बेसिकली फॉर्मेट, कि किस तरीके से कंप्यूटेशन करी जाती है, क्या प्रोसेस, हम एक पैटर्न जो है किस तरीके से हम फॉलो करते हैं। तो अगर आपने 11th-12th क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा या इसके अलावा फाउंडेशन में या इंटर में भी कर रहे होंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है ना, हम जब करते हैं कि मैं भूल गया काफी दिनों के पढ़े हुए, कि कैश सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है शायद, तो उसमें होता है कि हम स्टार्टिंग में प्रॉफिट ले लेते हैं और फिर केसेस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें लेस होती हैं उनके नेचर के हिसाब से, और फिर हमारा नेट कैश फ्लो आ जाता है। पहले हर एक्टिविटी का आता है, फिर बाद में सबको जोड़कर हम टोटल कैश फ्लो निकाल लेते हैं। इसी तरह का पैटर्न है ना, गलत हो तो करेक्ट करिएगा, ठीक है, बहुत दिन हो गए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हुए। तो ऑब्वियसली लगभग वही पैटर्न, लगभग वही सेम पैटर्न, ठीक है, उसी तरीके का हमें जो है पीजीबीपी की इनकम निकालते टाइम करना होता है। वो क्या है, देखो यहां पे क्या, सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस एज पर बुक्स। ओके,
जो बुक्स में हमारा प्रॉफिट होगा ना वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी हमारा अमाउंट आता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने हमें बताया वो प्रॉफिट जो है हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद इसमें दोस्तों हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे, और उसके बाद इन दोनों को ट्रीट करने के बाद हमारा जो नेट अमाउंट है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, वो निकल के आता है और इस अमाउंट पर टैक्स लगता है। ओके, अब ये ऐड और लेस वाली चीजें क्या है? ये ऐड लेस वाली चीजें ही जो हैं वो हम अपनी सारे के सारे इन सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 30 से लेकर 44 तक ये सारे प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ये ऐड लेस का कंसेप्ट क्या है, ये चीजें क्या है, ये मुद्दा क्या है, जरा एक बार इस पर नजर डालते हैं। देखो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, मैं लिस्ट नहीं बनवा रहा, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी जो है एम्प्लॉइज की लिखी हुई थी, मान लीजिए 2 लाख रुपए। ओके, लेकिन उसमें से पता चला कि जो 40,000 रुपए की फीस है, सैलरी है, वो इस बिजनेस को बिलोंग नहीं करती। ओके, वो इस बिजनेस को बिलोंग नहीं करती, या फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, वो जायज नहीं बनती थी पे करनी, वो गलत पे करी आपने। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सैलरी आपने डिडक्ट करी हुई है, उसका डिडक्शन क्लेम करा हुआ है 40,000 रुपए का, वो गलत करा हुआ है। तो उसे वापस से क्या करोगे? उसे वापस से ऐड बैक करोगे कि ये खर्चा गलत यहां पे शो करा हुआ था, इसको वापस से ऐड बैक करिए। ऐसे ही अभी डेप्रिसिएशन को लेकर हम चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन के रूल है वो ये कहते हैं कि आपको WDV मेथड फॉलो करना है, और WDV मेथड भी ऐसे फॉलो नहीं करना कि भाई मशीन है, हर मशीन का डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग है। नहीं, एक ब्लॉक है, ब्लॉक की कैलकुलेशन होती है। आपने PGBP के बारे में पढ़ा होगा तो ये कंप्यूटेशन जरूर आप जानते होंगे। तो यहां पे WDV मेथड है, लेकिन कंपनी कह रही है कि हम अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएंगे या WDV लगाएंगे, लेकिन हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग होगा। मतलब कहने का कि इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन के अमाउंट में और एक्चुअल जो कंप्यूटेशन कंपनी की हो रही है उसमें डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। ओके, अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो तो अपने रूल्स के हिसाब से चलेगा ना, वो तो अपनी रेट्स के हिसाब से चलेगा। तो हमने बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन दिखा दिया था बिल्डिंग पर, मशीनरी पर 20% के हिसाब से, मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखा दिया था। लेकिन जब हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन करी तो डेप्रिसिएशन निकल के आया 4 लाख रुपए, है ना। तो इनकम टैक्स क्या कह रहा है कि आपने डेप्रिसिएशन 5,000 का क्लेम करा हुआ है अपनी बुक्स में, नॉर्मल बुक्स में, टैक्स के हिसाब से 4 लाख आ रहा है। तो क्या करिए, वो 5 लाख वाला वापस से एड बैक करिए और ये 4,000 वाला घटाइए, या फिर दोनों का जो नेट इफेक्ट है 1,000 रुपए उसको वापस से एड बैक करिए। तो ये कंप्यूटेशन होती है और नेट अमाउंट हमें निकालना पड़ता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द PGBP। गॉट द पॉइंट? ये सिंपल सा मुद्दा यहाँ पे खत्म हुआ। ओके, तो ये ओवरव्यू था। सेक्शन 28 जस्ट एक चार्जिंग सेक्शन है। 29 हमें एक पैटर्न बता रहा है जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। ये इस तरीके का पैटर्न टैक्स में नहीं लिखा हुआ, हमारे बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको ये बना दिया है। ओके, अब आते हैं अपने कंटेंट पर। बेसिकली हमें इनकम टैक्स में मैंने बोल दिया कि ये PGBP है, ऐड करना है, लेस करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या चीज परमिसेबल है घटानी, क्या चीज परमिसेबल है ऐड करनी। वैसे अगर देखा जाए ना तो मोटा मोटा ज्यादातर हम डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, ज्यादातर हम किसके बारे में बात करेंगे? डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज लेस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव। ओके, तो स्टार्टिंग में दोस्तों 3 सेक्शन जैसे मैंने बताया था, बड़े सिंपल मैनर में देख लेते हैं। 38 स्टार्टिंग में बता दूंगा मैं आपको, 30 और 31 बिल्कुल निपटाते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, एंड कंप्लीटली लॉजिकल, कंप्लीटली लॉजिकल। इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। सेक्शन 38 ये कहता है जो बिजनेस का है बिजनेस का खर्चा दिखाओ, जो पर्सनल यूज का है वो खर्चा मत दिखाओ, बस बात खत्म इतनी सी। ये कंप्यूटेशन आपने नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते होगे तब भी देखी होगी। आपके पास एक कार है, ओके, वो कार एसेट है, एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, अब उस एसेट, उस कार का इस्तेमाल आप बिजनेस के लिए भी करते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए भी करते हो। बिजनेस में, बिजनेस के काम में, बिजनेस के टाइमिंग में वो लगभग 80% कंट्रीब्यूट करती है, 80% का टाइम देती है वो कार आपकी। मतलब ऑफिस के लिए आना जाना, मीटिंग वगैरह करना 80% रहता है, 20% आप कभी कभार अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हो। तो टैक्स बस इतनी सी बात कहता है कि भाई आपकी टोटल डेप्रिसिएशन जो है उस कार का, है ना, 100% जैसे है, मान लो 1 लाख रुपए है,
1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन ठीक है, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है कार का, तो उसमें से आप 80,000 रुपए अपने बुक्स में दिखाना, खर्चे में दिखाना, 20% मत दिखाना। ये लॉजिक सा सिंपल सी लॉजिक वो कहता है। वो ड्राइवर रखा हुआ था, हाँ जी ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, हाँ जी, उसकी सैलरी कितनी कि जी 50,000 रुपए जाती है मान लो साल की, ठीक है। अब ऑब्वियसली उस वो जो ड्राइवर है वो भी 80% ही ऑफिस टाइम पे चलाता होगा, 20% पर्सनल टाइम पे चलाता होगा, तो 40,000 बुक्स में दिखाना, 20,000 का खर्चा मत दिखाना। सो इन शॉर्ट सीधी सी बात है कि आपका जो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए हो रहा है जिस एक्सटेंट तक, वही खर्चा आप अपनी बुक्स में बताइए। सिंपल सी बात है। वो बात लगे कोई बताता है नहीं बताता, ये एक अलग मसला है। उसके बाद दो छोटे छोटे प्यारे से सेक्शंस, ओके। एक है सेक्शन हमारा 30 और एक है हमारा सेक्शन 31, ठीक है। ये डील कर रहा है यूजुअली देखा जाए तो बिल्डिंग के साथ, और ये डील कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी के साथ, प्लांट मशीन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के साथ, ठीक है। एंड इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज है, इस दोनों में आपको लिखा देता हूं, बता देता हूं वो कहां है, ये रहा, एज अ टेनेंट, बाय द टेनेंट, एंड नॉट द ओनर। सेम सेम बात होगी ना, मतलब नॉट द ओनर मतलब टेनेंट है। ये बेसिकली इन दोनों के लिए बनाया। देखिए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ओके, उसमें आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर नहीं है। आपने क्या करा, इनको किराए पे अरेंज कर लिया। आपने क्या कर लिया, इन सभी को किराए पर अरेंज कर लिया। अब आपको मालूम होगा बिल्डिंग की, फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीनरी की सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से आपको रेंट तो पे करना ही करना है, रेंट तो पे करोगे ही करोगे। जो ओनर है वो कह रहा है जी इनका इंश्योरेंस भी करवा के रखना, कभी कुछ दिक्कत हो जाए तो आप उनका इंश्योरेंस भी पे कर रहे हो, ठीक है। मशीनरी वगैरह में कुछ भी मतलब रिपेयर वगैरह का खर्चा जो है वो भी आप मैनेज करके चल रहे हो। एसेट्स आपकी नहीं है, लेकिन उनके इंश्योरेंस पर, उनके रिपेयर पर खर्चा हो रहा है, रेंट तो आप पे कर ही रहे हो। ये सारा का सारा खर्चा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हो, ये अलाउड है। भले ही आप हो कौन, आप टेनेंट हो, तो रेंट का तो देखो समझ में आता है, रेंट समझ में आता है ना, रेंट पे कर रहे हो तो खर्चा है। लेकिन अगर दूसरे की एसेट का कुछ रिपेयर वगैरह का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा है, वो आप पे कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस में, सो यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट दैट एक्सपेंडिचर। गॉट द पॉइंट। साथ ही इसमें अगर आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा होता है, यूजुअली बिल्डिंग में कुछ और एडिशन आपने करा, या मशीन में कोई कैपिटल नेचर का खर्चा आपने करा, ओके। अब हमने बोला जी बिल्डिंग छोटी पड़ रही है, एक कमरा और बनेगा या एक फ्लोर और बनेगा। मालिक ने बोला ठीक है मैं बनवा देता हूं, वो तो मालिक बनवाएगा तो वो उसकी हेडेक है। लेकिन उसने बोला जी आप बना लो, ये आपके नाम कर दूंगा, ये आपकी हो जाएगी बिल्डिंग, है ना। या मशीन में, प्लांटेड मशीनरी में कुछ एडिशनल एक इक्विपमेंट लगेगी, आप लगा लो, ये आप ही की हो जाएगी। मतलब अगर 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 कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है दोस्तों, कौन कर रहा है, टेनेंट कर रहा है। मैंने बताया दोनों केस आपके टेनेंट के हैं, नॉट द ओनर। कौन कर रहा है, टेनेंट कर रहा है। तो टेनेंट अगर ये खर्चा कर रहा है तो ही कैन क्लेम डेप्रिसिएशन एज वेल। उस हिस्से पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टेनेंट ने करा है, अपनी जेब से करा है, तो उस खर्चे पर वो आपका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता है। दैट्स इट। तो बड़ी सिंपल सी बात हमें बताई गई है। रेंट चार्जेस पेड बाय टेनेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू प्रीमाइसेस, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल जो भी आपके टैक्सेस वगैरह, ये सब एक टेनेंट क्लेम कर सकता है। सेम यहाँ पर भी किसी प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कोई भी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वो अपने खर्चों में दिखा सकता है। हाँ, अगर कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल नेचर का है, वो ओनर ने करा तो कॉस्ट ऑफ एसेट में जुड़ जाएगा, वो खर्चा अपने आप देखेगा ओनर। लेकिन आप टेनेंट हो, आपने करा अपने बिहाफ पे, तो आप उस वाले हिस्से पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ओके, सो दैट्स द स्टार्टिंग। 3 सेक्शन तो आपके ही निपट गए, 5 सेक्शन निपट गए आपके। सर 28 निपट गया, 29 निपट गया, 30, 31 और 38 खत्म। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं, अभी बहुत कुछ बचा है, अभी तो हमने ओवरव्यू करा है। अब आ जाते हैं देखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में दोस्तों मैंने बताया कि मैं इस वाली क्लास में अगर डेप्रिसिएशन समझाने लग गया तो पूरा कंटेंट आपका इसी में चले जाना है। मैं यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का बस एक ओवरव्यू दूंगा, उसकी कंप्यूटेशन किस तरीके से होती है, ब्लॉक की कैलकुलेशन, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट क्लास हमारी डेप्रिसिएशन की ऐड हो जाए, क्योंकि डेप्रिसिएशन के कंटेंट को ओवरऑल अच्छे तरीके से कवर करने के लिए लगभग मिनिमम से मिनिमम, अगर हम एक फुल फ्लेज क्लास की बात नहीं करते, फुल फ्लेज क्लास में शायद डेप्रिसिएशन हमारा 4 से 5 घंटे की क्लास में जाता है मेन क्लास में। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो 1 से 1.5 घंटे का समय तो चाहिए ही चाहिए, 1.5 घंटे का तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हम एक सेपरेट कंटेंट कवर करेंगे, ओवरव्यू कर लेते हैं। ओके, तो सबसे मेन चीज यहां पे अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन, सबसे पहली बात यहां पर अगर हम देखें
हाँ 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 हाँ, शुड बी हाँ, ये तो खैर सिंपल सी बात हो गई। ये देखिए कि जो एसेट है वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, जैसे अभी कार की बात मैंने आपसे करी थी। दूसरा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मालिक का नहीं चलेगा। मालिक बोले कि मैं 50% का लगाऊंगा, 40% का लगाऊंगा, नहीं। जो एक्ट में लिखा हुआ, जो लॉ में लिखा हुआ है, वो डेप्रिसिएशन का जो रेट है आपको मानना पड़ेगा, उसी के हिसाब से कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एसेट डेप्रिसिएशन वगैरह पर होगा, ओके, वट एवर, दैट्स इट, सिंपल सी बात। अच्छा, इसमें मेन चीज क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है, नॉलेज आपको होगी, मैं बता देता हूं। ये है मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, ओके। ये है बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, लैंड बिल्डिंग 1, लैंड बिल्डिंग 2, ओके। फर्नीचर 1, ठीक है। इसके अलावा कार, कार 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 नहीं, कार वैसे प्लांट एंड मशीनरी में ही आता है, पर चलो मैं इसकी दूसरी कार की कैटेगरी लिख देता हूं, कार 1, कार 2। ये अलग अलग मशीन्स हैं, अलग अलग एसेट्स हैं। हम यूजुअली टैक्सेशन में, टैक्सेशन कह रहा हूं, अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन अलग लगेगा, ये 5 साल पहले खरीदी थी। मशीन 2 पर डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो सकता है, 4 साल पहले खरीदी थी। मशीन 4 अभी रिसेंटली खरीदी है, इस पर डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो सकता है। अलग अलग चीज फॉलो करते हैं। इनकम टैक्स कहता है ये सारी की सारी एसेट एक ही है, ये सारी की सारी एसेट क्या है, एक ही है, और इन सब पर एक सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा। वो रेट अभी हम देखेंगे। इनको आप अलग अलग एसेट ट्रीट नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली एक ही एसेट है, ये एक ही प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी, और कंबाइंड रूप से इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। प्लांट एंड मशीन के कई सारे नेचर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी की एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी कार की है, तो कार में भी अलग अलग नहीं ट्रीट करना, ये सेम ब्लॉक बन जाएगा, ये सेम झुंड हो जाएगा, अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, एक साथ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बेसिकली यहां पर आपके, यार खुद सोचो ना, कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कितने प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, कम से कम 100 150 हजार प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एक कंपनी में होते हैं। वो कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग, वो उन्होंने अपने असिस्टेंट बैठाए हुए, अपने अकाउंटेंट बैठाए हुए, लेकिन इनकम टैक्स का एक काम रह जाएगा क्या, एक कंपनी में जाके 1000 मशीनों को चेक करना कि भाई है नहीं है, डेप्रिसिएशन रेट लग रहा है नहीं लग रहा है, ऑडिटर ने परेशान हो जाना है। तो उन्होंने बोला सिंपल तरीका फॉलो करो, एसेट्स को अपना क्या करो, सेग्रीगेट करो, बाट सॉरी सेग्रीगेट कराओ, क्लासिफाई करो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, और उसके बाद फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। तो वही चीज यहां पर कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमारी जो क्या नाम है डेप्रिसिएशन एसेट्स है, वो बेसिकली इन पार्ट्स में क्लासिफाई है। बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, और ये आपकी 3 मेन कैटेगरी हो गई, और एक आपका इंटेंजिबल एसेट्स है। इसमें ही आपका क्या नाम है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 4 कैटेगरी में आएगा, ओके। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे डेप्रिसिएशन के रेट है, मॉड्यूल में आपको पैटर्न दे रखा होगा। बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग 10%, बिल्डिंग 40%। सबसे ज्यादा ये ऊपर की 2 बिल्डिंग आती हैं। एक है बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, कंपनीज होती है ना अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए देती हैं, दैट रेजिडेंशियल पर्पस। लेकिन जो फैक्ट्री है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हो रही है, वो कॉमर्शियल हो गई, तो रेजिडेंशियल वाली कम धीरे धीरे घिसती हैं, तो उनका रेट 5% है, बाकी 10% है। जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होती है ना, जो वुडन वगैरह का स्पेशली होता है, उनका ज्यादा है, 40% है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो ऊपर 2 कैटेगरी में आता है। फर्नीचर का सीधा सीधा रेट है 10%, ठीक है, ये मालूम भी होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी दोस्तों देखो, प्लांट एंड मशीनरी की बहुत सारी कैटेगरी है, देखो एक एक हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई, ठीक है, ये कैटेगरी आपकी इसमें आ जाती है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो दोस्तों क्वेश्चन आता है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, हाँ ये वाला जो सबसे बाद में लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 15% इन जनरल। ऊपर की एसेट्स में अगर कुछ रह गया है तो वो इस कैटेगरी में आएगा और 15% में आएगा। 15% प्लांट एंड मशीनरी का रेट है, यू नॉर्मल रेट 15% है, और ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसका रेट आपका स्पेसिफिक है। हालांकि अगर हम देखें, जो शिप्स वगैरह हैं, वेसल है, उनका 20% है। मोटर कार का, जो ओला उबर वाली है, उनका 30% है, उनका क्या है 30% है, क्लियर। और आपका अगर यही प्लांट एंड मशीनरी ये 30 यही वाली अगर इस डेट के बीच में खरीदी गई है तो 45% है, तो आपका 45% है। वो जो आपकी अदर कार्स है और इस डेट के बीच में खरीदी गई हैं, देखो कार 2 तरीके की हो गई, मैं इसको और सिंपलीफाई कर देता हूं, ऐसे लिख लो, कार
जो एक प्रॉपर बिजनेस में चल रही हैं और अदर केस में चल रही हैं। सर अगर आप पीजीबीपी की बात कर रहे हो तो दोनों मतलब सारी कार बिजनेस में तो चलेंगी, अदर वाली तो क्लासिफाई नहीं होंगी। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी का ओला का बिजनेस है, उबर है, किसी का ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है ना, एक ऐसी ये कार्स हैं, कार्स मतलब मोटर कार वगैरह, लॉरीज वगैरह है। एक ये कार है, एक है कि मतलब ठीक है अपना एम्प्लॉइज के लिए लगाई हुई है, डायरेक्टर साहब आ रहे जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में खड़ी, ऐसी भी तो होती है ना। तो ये कौन सी रेगुलरली जबरदस्त तरीके से चल रही है, ये क्या है, बट ठीक है अपना थोड़ा बहुत चलती है। तो जो ज्यादा इस्तेमाल हो रही है उनका रेट है 30%, और जो नॉर्मल इस्तेमाल हो रही है उनका रेट है 15%। ये सिंपल तरीका याद रखने का। हाँ तो यहां समझ आ गया। हाँ ये रेट बढ़कर, इनका बढ़कर हो जाएगा 45% और इनका बढ़कर हो जाएगा आपका क्या नाम है 30%। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ज्यादा दे दिया अगर आपने इन एसेट्स को, इनको इस स्पेसिफिक डेट के बीच में खरीदा है, दैट्स इट। हालांकि अब समय काफी पुराना हो गया तो इतना कॉम्प्लिकेट करके इस ईयर में आने के चांसेस नहीं है, मतलब नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए। ये मोटर कार का मैंने कंप्लीट बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह है तो उनका 40% है, 40% ज्यादा जल्दी घिसते हैं, 40% है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को 40% बोला, ये भी जल्दी खराब होती है, प्लस ज्यादा से ज्यादा लोग लगाएं, ठीक है, तो इसीलिए 40% एक हायर डेप्रिसिएशन का रेट दिया है। ऑयल वेल्स वगैरह का 15% है और इनटेंजिबल एसेट्स आपका जो है 25% है, एक्वायर्ड आफ्टर 31,398। इससे पहले की गुडविल्स पर अब डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, उसको साइड कर दिया जाएगा। और 20-25 साल हो गए, 25% से डेप्रिसिएशन लगता हुआ भी आ रहा होगा तो बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू हो गई होगी, तो बोला गया उसको साइड रखो। ओके दैट्स इट, ये पॉइंट हो गया। हो गया। बाकी ये रूल बता रखा है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल जो है वो अब नहीं आती, उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट होती है एज अ कैपिटल गेन ओनली। मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग की बात करें, जैसा मैंने बताया आपको कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो ये प्रोसेस लिखा हुआ है, मैं भी आपको एक फॉर्मेट लिखा देता हूं, आप इसको समझिएगा और फिर चाहे तो रीड कर लीजिएगा। सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी 1, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी 1, प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी 2, मतलब ये कार है मान लो, ये कोई दूसरी प्लांट एंड मशीनरी है। एक मेरे पास बिल्डिंग है और मेरे पास एक फर्नीचर है। ओके, ये 4 अलग अलग एसेट्स हैं। ये दोनों का अगर डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग है, ये 15% वाली है, 20% वाली है या 40% वाली है, तो अलग अलग ट्रीट होंगी, ठीक है। मैं हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन करूंगा, डेप्रिसिएशन की 4 बार कैलकुलेशन होगी हर ब्लॉक के लिए, हर कैटेगरी के लिए। अब इसके लिए मुझे क्या फॉलो करना है, सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन ओपनिंग डेट की उठा लीजिए, जो ओपनिंग डेट की वैल्यू होगी उसको उठा लीजिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1/4/2022, इस डेट पर आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से जो वैल्यू होगी वो लिख देना। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें ऐड कर देंगे जितने भी परचेजेस हैं, इसमें ऐड कर देंगे पूरे साल भर के दौरान आपने कितने की एसेट्स, नई एसेट्स परचेज करी हैं, और उसमें से माइनस कर देंगे जितने की आपने सेल करी है। बिल्कुल सिंपल सा। अब ये यहां पे ग्रॉस WDV आ जाएगी 31 मार्च, जो साल की क्लोजिंग है। अभी 22 माना था तो इसको आप 23 ले लेंगे ऑब्वियसली, दैट्स इट, हो गया। शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, कितना परचेज करा, कितना बेचा, घटा के ग्रॉस WDV निकाल लो। अब इसमें से होगा डेप्रिसिएशन माइनस, क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, देखो, और वो सिंपल सा तरीका आपको यहां फोकस करना है। यहां पर जो आपने परचेज करी थी, मान लीजिए वो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, 3 अलग अलग मशीन थी। ओके, ये 15% वाली मशीन है, ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। 3 मशीन खरीद कर थी और तीनों की वैल्यू आपने जोड़ के यहां पे ऐड कर दी है। आपने डेट्स देखी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 की डेट्स देखेंगे, किस डेट पर खरीदी है साल के दौरान। ओके, अब यहां पर जो मशीन 1 और मशीन 2 है, उनकी अवधि, उनका टाइम पीरियड साल में 180 डेज से ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 180 डेज से ज्यादा आ रहा है। और मशीन 3 का 180 डेज से कम आ रहा है। ओके, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं मैं, मशीन 3
इस वैल्यू में से मशीन 3 की वैल्यू अलग कर देना। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए 1000 रुपए है, मशीन 3 की वैल्यू थी 200 रुपए, तो 200 रुपए पर 7.5% का डेप्रिसिएशन लगा देना। आधा रेट का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? आधे रेट का। ओके, और उसके बाद अब M1 M2 बाकी कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है। जो अदर है, 1000 में से 200 गए, 800 पर पूरे रेट का, पूरे 15% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। माइनस करने के बाद आपकी नेट WDV आ जाएगी एंड दैट विल बी दैट डेप्रिसिएशन फॉर, ये जो है आपका, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा जो आप एलिजिबल हैं PGBP में डिडक्ट करने के लिए। ओके, मैंने सिंपल कंसिडरेशन करिए। मैंने यहाँ पे पुट टू यूज का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो मैंने बोला वो बहुत लंबा हो जाएगा अभी, ठीक है, वो मैं उसके लिए एक अलग से क्लास डालूंगा, उसको यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है। प्लस अभी आगे चल के एक छोटा सा एडिशनल डेप्रिसिएशन का रूल आएगा, वो भी मैंने यहाँ पे कोलैबोरेट नहीं करा, उसको यहाँ पे नहीं डाला है। एक सिंपल पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, तो अब आप इसको इसी मैनर में रीड कर सकते हैं। फॉर्मेट वगैरह सब मैंने बताया था। 180 डेज या उससे ज्यादा हो, 188 डेज भी अगर हो जाती है तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, उससे अगर कम है तो आधे रेट का मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये सब कुछ है। ये पुट टू यूज वाला कंसेप्ट है जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद ये फॉर्मेट आपका आ गया जो मैंने आपको अभी यहाँ पे लिखाया था। ओके, स्पेशल पॉइंट के लिए अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। एक क्या है, हालांकि ये सेम जैसे मैंने बोला मेन क्लासेस में पूरा डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बारी ओवरव्यू दे देता हूँ। स्लम्प सेल कंडीशन, ठीक है, और स्लम्प सेल कंडीशन या सेल ऑफ ब्लॉक। ओके, इस वाले टॉपिक को हम समझेंगे कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में हमारा एक टॉपिक आएगा, तो उसमें ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, सेल ऑफ ब्लॉक वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको भी यहां पर बताना चाहता हूं। देखिए, एक प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें 4 मशीन्स हैं और इनकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। इनकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू, और 15% का डेप्रिसिएशन पे लगता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब यहां पर हुआ क्या, आपने ओपनिंग WDV ली, ओपनिंग WDV ली 1 लाख रुपए। मान लीजिए इस साल परचेजेस कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई परचेजेस। ओके, इसमें आपने ऐड करा सेल कि जी आपने इसमें से ना सर हमने एक मशीन बेच दी, एक मशीन या 2 मशीन बेच दी, 4 में से 2 मशीन बेच दी। अच्छा, कितने की बेची, कितने की बेची ये बता दो जरा। सर मशीन बिक गई 1,20,000 रुपए की। अरे बाप रे बाप, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हाँ थी ज्यादा, WDV की वैल्यू ज्यादा थी, उसमें से आपने 2 मशीन बेची और वही 120 की बिक गई। ओके, ऐसी सिचुएशन में 2 मशीन आपके पास अभी भी बची हैं, इनकी वैल्यू कंसिडर हो जाएगी नील आपकी बैलेंस शीट में, और ये जो 20,000 रुपए है ये आपका माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी तरीके से मान लीजिए 4 मशीन आप बेच देते, 4 मशीन आपकी बिक गई और वो बिकी आपकी मान लीजिए 20,000 रुपए में, तो फिर कितना आ जाता? 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। तो ये हो जाता शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ये जो पॉइंट है ना, स्लम्प सेल वाला भी और आपका सेल ऑफ ब्लॉक वाला भी, ये कैपिटल गेन के साथ भी थोड़ा थोड़ा कोलैबोरेट करते हैं, तो इसको भी हम प्रॉपरली पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने बोला डेप्रिसिएशन के मामले में, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पार्टली यूज, अरे बाप रे, ये देखो एग्रीकल्चर इनकम वाला पोर्शन आता है हमारे सामने, मालूम होगा। टी का बिजनेस पकड़ लेते हैं। टी में जैसे कि हम जानते हैं 60:40 का रेशो रहता है, नॉन एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम में 60:40 का रहता है। ओके, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक मशीन टी में जैसे 60:40 का रेशो है, तो हम क्या करेंगे कि भाई आपका एक पूरे साल का पहले डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, मशीन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, और फिर उसको रिस्पेक्टिव रेशो में डिवाइड कर देंगे कि ये बिजनेस का डेप्रिसिएशन है और ये आपका क्या नाम है, एग्रीकल्चर बिजनेस का प्रोफेशन, एग्रीकल्चर बिजनेस का डेप्रिसिएशन है। तो ये डिवीजन भी करना आना चाहिए, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। एंड लास्ट वाला सक्सेशन ऑफ बिजनेस, ये भी सिंपल पॉइंट है, ये तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। मैं आपको अभी पहले इसको समझा ही देता हूँ। मेरा एक बिजनेस था, 1 अप्रैल से मैंने उसको 1 अप्रैल से चालू करा हुआ है, मतलब पहले से है, इस साल 1 अप्रैल से वो चालू था।
आप मेरे पास आए 25 जुलाई को, आपने बोला जी हम टेक ओवर कर रहे हैं आपका बिजनेस। मैंने कहा जी कर लो, ठीक है। अब मेरा जो बिजनेस है, मेरा फर्म जो है वो डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया कब? 25 जुलाई को मान लीजिए। और आपने फिर उस डेट से आगे उसको 31 मार्च तक कैरी ओवर करा। ओके, काम पूरे 1 साल चला है, काम पूरे 1 साल चला है। वो मशीन जो है, वो एसेट्स जो है पूरे 1 साल इस्तेमाल हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1 अप्रैल से लेकर 25 जुलाई तक वो मेरे अंडर थी, और 25 जुलाई के बाद मतलब 26 से लेकर 31 मार्च तक वो आपके अंडर थी। ऐसे केस में क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। पहले मशीन्स पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो, पूरे साल का एक सिंपल सा डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए जो कॉमनली यूज हुई थी। अगर आपने जो बाद में खरीदी थी उसको साइड कर देना, जो कॉमनली यूज हुई है। ओके, पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो। अब क्या करना है? जो अमाउंट आया होगा मल्टीप्लाई बाय मैंने जितने दिन यूज करी, डेज डिवाइडेड बाय 365। मान लो मैंने इस्तेमाल करी थी वो डेज, अगर हम देखें 115 दिन, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंटू 115 इंटू 365, वो मेरे बुक्स में डेप्रिसिएशन आपका बनेगा, और रिमेनिंग डेज के लिए आपकी बुक्स में बनेगा। मतलब मंथ की कैलकुलेशन नहीं है, प्रॉपर डेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन को डिवाइड करा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। ओके, दैट्स इट। तो डेप्रिसिएशन का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए जाते हैं और पीजीबीपी चैप्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन वाले को हम पॉइंट को हम अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने भी कवर करा होगा, यहाँ पे आपकी रिविजन हो रही होगी, और प्लस जैसा कि मैंने बोला, एक एडिशनल क्लास अगर आती है उससे 4 चांद लग जाएंगे आपकी डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट। ये बेटर वे में और अच्छे तरीके से आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो चैप्टर है वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है? ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, ध्यान दीजिए। देखो होता क्या, व्हाट इज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन? ठीक है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का सीधा सा मतलब ये कि मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस किसी कंपनी का, ओके, आ रहा था 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज, लेकिन अभी तक हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट दिखा रहा है, सब सैलरी और आपका बाकी अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ माइनस करने के बाद है। एक खर्चा नहीं घटाया, उस खर्चे का नाम है डेप्रिसिएशन। अभी तक नहीं घटाया। हमने अपनी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करा, और डेप्रिसिएशन हमारा आ गया 90,000 रुपए, 90,000। अब 90,000 का डेप्रिसिएशन जब हम यहाँ पे दिखाएंगे, ओके, तो हमारा लॉस क्या, बिजनेस का लॉस कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50,000 का लॉस आ रहा है बिजनेस का। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो एक चीज तो यहां पे ये क्लियर है कि डेप्रिसिएशन को हमें सबसे बाद में घटाना होता है। जब हम पीजीबीपी की प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेप्रिसिएशन सबसे एंड में घटेगा, सबसे बाद में आपको डिडक्ट करना है, पहली चीज। दूसरा, ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। प्रॉफिट कितना था सर? 40,000 बचा हुआ था इस एंट्री से पहले। डेप्रिसिएशन कितना है? 90। ठीक है, आप 40,000 ही घटाओ। कितना घटाओ? 40,000। और अपने बिजनेस की इनकम नेगेटिव में नहीं, आप जीरो में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? जीरो में शो करेंगे। ये जो आपका 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन रह गया है, इसको बोला जाएगा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाएगा? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब सर इसका क्या करें? कुछ नहीं करना, इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अगले साल जब आपका इनकम होगा या जो भी मतलब पीजीबीपी कैलकुलेट कंप्यूट होगा ना, वहां पर इसको माइनस करना। दैट इज नोन एज व्हाट? कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके सर, वहां पर भी मान लीजिए एडजस्ट नहीं हुआ, उस साल का भी रह गया, उससे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना। तो सीधी सी बात है, आप अपने डेप्रिसिएशन को सबसे एंड में माइनस करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन रह जाता है, एडजस्ट नहीं होता है, उसे आप इनडेफिनेट टाइम के लिए आने वाले पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जिस साल प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, उस साल आप उसको माइनस कर लेना। तो बस यही पॉइंट आपका जो है सारा का सारा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का बता रखा है कि सेम ईयर में आप इसको सेट ऑफ करोगे अपनी इनकम के साथ। ठीक है, और क्या नाम है, कैजुअल इनकम जो है उसके साथ आपका एडजस्टमेंट इसकी नहीं होती। ओके, और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेम ईयर में अगर नहीं होता, उसको आगे भी ले जाया जा सकता है, और इनडेफिनेट टाइम तक आप इसको ले जा सकते हो। ये लिखा होगा डेफिनेटली, हाँ ये लिखा, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपका ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये तो आप रीड कर लेंगे, सिंपल सा। एक आ जाता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग को
बढ़ावा देने के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन आता है। अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या बिजली के काम में, उसके जनरेशन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होता है, और ऐसा बिजनेस एक नई मशीन लेकर आता, बिल्कुल ब्रांड न्यू नई मशीन लेके आता है और वो आपकी फैक्ट्री में एस्टेब्लिश करता है, वो सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए, वो आपका सीधी सी बात है ऑफिस प्रीमाइसेस में नहीं लगनी चाहिए, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। बिल्कुल ब्रांड न्यू नई एसेट, नई प्लांट एंड मशीनरी, और वो फैक्ट्री में इंस्टॉल हुई है प्रोडक्शन करने के लिए, तो 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन, 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन असेसी क्लेम कर सकता है। सर ये कैसे क्लेम होगा? बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी कंप्यूटेशन बताई थी, यहां पे ये फॉर्मेट बताया था। कहां गया? आजा 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 आजा, कहां? हाँ ये बताया था ना कि सर ये मशीन 1 थी, मशीन 2, मशीन 3 थी, मशीन 3 पर आपने नॉर्मल आधा रेट कर दिया, बाकी पूरा लगा दिया। ऐसे ही कैलकुलेशन करनी, ऐसे ही करनी है बिल्कुल। ये कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉलम आ जाएगा। वो कैसे होगा? आपने 3 मशीन जो है इस साल खरीदी थी, ये तीनों की तीनों ब्रांड न्यू है। ये है, मैं मान रहा हूं 10,000 रुपए की, ये मैं मान रहा हूं आपकी 20,000 रुपए की, और ये मैं मान रहा हूं है 15,000 रुपए की, है ना? ये केस याद रखेंगे। ये लगी है फैक्ट्री में, ये लगी है ऑफिस में, और ये लगी है फैक्ट्री में। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए ये दोनों क्वालिफाई होती हैं, ठीक है? ऑफिस वाली को हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, मशीन 1 के 10,000 रुपए, 20% ऑफ 10,000 रुपीज एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा और एक्स्ट्रा मिलेगा, और 20% मशीन 3 पर भी मिलना चाहिए क्योंकि वो फैक्ट्री में लगी है, लेकिन क्योंकि ये मशीन 180 डेज से कम की थी, जैसे हमने एज्यूम करा था, तो इस पर 10% मिलेगा, 10% ऑफ 15,000। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, जो प्रोविजन अभी हम समझ रहे हैं। और इसका 10% यानी कि 1,500 रुपए अगले साल मिल जाएगा। इस साल 10% ले लो, अगले साल 10% ले लेना, ये सिंपल सी कंप्यूटेशन एडिशनल डेप्रिसिएशन की होती है। इसमें मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो यही है कि ये आपका जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी के साथ मेल जोल है जिनका, उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होता है, उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये पॉइंट आपका। एंड यस ऑब्वियसली अगर ये मशीन नई है और फैक्ट्री में लगी है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, सेकंड हैंड हो नहीं मिलेगा, खरीद के आपने ऑफिस में इंस्टॉल कर दी नहीं मिलेगा, ठीक है? ये किसी प्रकार के शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल उस पर भी नहीं मिलता, तो वो कंडीशन हमारी यहां पर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है दोस्तों। ओके, ये 10% वाला पॉइंट अभी हमने देखा यहां पे, ठीक है? ये न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करिएगा, मैं इसको मेन क्लास में जो मैंने बताया ना अलग डेप्रिसिएशन वाली क्लास, उसमें भी इसको कवर कराऊंगा। हाँ, ये एक दोस्तों पॉइंट हमारा और आ जाता है, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट। इसमें बस एक नई चीज इस पूरे सिस्टम में वो ये है कि पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ये बेनिफिट होता है कि आप WDV मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी चॉइस जो है ये इन पावर जनरेटिंग यूनिट्स को अवेलेबल होती है। अभी ऊपर क्या बताया मैंने, इनकम टैक्स में ओनली WDV, बट इनको बेनिफिट दे दिया कि आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर WDV मेथड फॉलो करेंगे ये तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन जैसे ऊपर हुई है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे तो इंडिविजुअल एसेट का नॉर्मली जैसे एक अकाउंटिंग पैटर्न में होता है तो उसका मेथड आपका फॉलो होगा, उस तरीके से लगाना है, ठीक है? इसके वही कुछ डेप्रिसिएशन वाले केस मैंने आपको करा नहीं है। ओके, न्यूमेरिकल आ गया। ओके, इसी को लेकर एक्चुअल कॉस्ट। ओके, ओहो, इस पॉइंट को भी समझें, और बल्कि मुझे तो लगता है कि ये वाला पॉइंट आप मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा दोगे। कैसे? मैं भूल रहा हूं, एक इंडेस होता है हमारा फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट वगैरह निकालने के लिए, उसमें बड़ा अच्छा खासा जो लॉ है वो आप इसमें पढ़ते हो। दैट इज व्हाट कि हमने सर ऊपर बात करी पूरे के पूरे सेक्शन 32 में कि हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? एक स्पेसिफिक रेट से लगता है। किस पर लगता है? एसेट की कॉस्ट पर, है ना भाई? स्टार्टिंग में तो कॉस्ट पे लगेगा ना, उसके बाद WDV पे लगता है। अब ये कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट वही है क्या जितने में खरीदा है? अरे उसकी इंस्टॉलेशन भी हुई, उसका फ्रेट भी लगा, तो कौन कौन सी चीजें परमिजेबल है कि भाई हम
उसको कॉस्ट में मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोविजन हमारा यहाँ पे आ जाता है। उसको डायरेक्टली अपने बिजनेस में एंगेज करने के लिए जितना पैसा आपका खर्च हुआ वो कॉस्ट माना जाएगा, लेकिन उस एसेट को बिलोंग नहीं करता अगर कुछ, या फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट्स वगैरह मिल गए, सब्सिडी मिल गई, तो वो उसकी कॉस्ट में से माइनस होगा, वो आप कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते। एसेट एसेट अगर हम देखें, एक्चुअल कॉस्ट वुड बी इंक्लूड, ये सब इंक्लूड होंगे क्या, आपका जो एक्सपेंस था डायरेक्टली, मतलब फ्रेट वगैरह लाने का, ठीक है, उसके इंस्टॉलेशन में जो खर्चा हुआ आपका, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पुट टू यूज इन यूज, मतलब एक ऐसे खर्चे जब तक उसका इस्तेमाल, भाई उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ गया अलग से हमें, तो वो उस बिल्डिंग का उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, डेफिनेटली जुड़ेगा। और अगर आपने लोन लिया था उस बिजनेस को, उस एसेट को खरीदने के लिए, उस पर इंटरेस्ट भी चुका रहे होगे, वो इंटरेस्ट भी आपका उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, लेकिन लेकिन उस दिन तक जिस दिन तक वो आपकी यूज होना स्टार्ट नहीं हुई। भाई आज मैंने लोन ले लिया, एसेट भी खरीद ली, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म तैयार करने में, उसको इंस्टॉल करने में 2 महीने का समय बीत गया। इस 2 महीने मैंने उसकी किस्त भी चुकाई और इंटरेस्ट भी चुकाया, तो 2 महीने का इंटरेस्ट हम कॉस्ट में जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद का नहीं, वो एज एन एक्सपेंस ही ट्रीट होगा। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये बता रखा है आपको कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट्स वगैरह मिल जाते हैं, सब्सिडी मिल जाती है, तो वो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। गॉट द पॉइंट। ये बेसिकली दोस्तों मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एक ओवरव्यू दिया है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका रूल है पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन, एक डेफिनेट एक काम करते हैं, कंफर्म ही करते हैं, एक अलग क्लास इसकी हम देंगे ही देंगे, ठीक है। सेक्शन 43 जस्ट रीड करेंगे, नथिंग एल्स, इसमें कुछ नहीं, बाद में वापस आ जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक मेन सेक्शन हमारा, सेक्शन 35, ओके।